गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीताएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी साहित्य की पहली क्लास है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक यूट्यूब पे इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल चुका था कि कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें ऑफर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि इसमें अब आप लोगों को एक सरप्लस बेनिफिट इसका ये है कि आप लोगों को पेडागोजी भी इसमें दी जाएगी, पेडागोजी क्लास भी मिलेगी। लेकिन वो अभी नहीं मिलेगी, वो विज्ञप्ति आने के बाद वो क्लास स्टार्ट होती है। तो अभी तो ये क्लास एज इट इज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। विज्ञप्ति आने के बाद इस क्लास के साथ एक सरप्लस क्लास आप लोगों की पेडागोजी भी इसमें जोड़ दी जाएगी, जिसके लिए आपको कोई कुछ मतलब पे नहीं करना होगा। जो जिसने भी ये कोर्स ये क्लास परचेज की है उसको पेडागोजी की क्लास में ऑटोमेटिकली जोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसमें अभी समय है, वो अभी शुरू नहीं होता। पेडागोजी की क्लास अमूमन जो चलती है वो आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही चल पाती है। तो यही चीज़ ये चीज़ आपको रिमाइंड कराना था, बताना था कि इसमें पेडागोजी की क्लास भी आपकी होगी। पहले तो आप लोग मैसेज करके ये बताइए कि ऑडियो वगैरह क्लियर है, ऑडियो क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। एक बार मैसेज कर देंगे। एक बार मैसेज कर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज जो हम लोग शुरू करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। ठीक है, साहित्य इतिहास लेखन। देखिए, आज यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास की शताधिक पुस्तकें हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन एक बड़ा लंबा अरसा गुजर गया, साहित्य लिखा जाता रहा, लेकिन उसका इतिहास लिखने में एक लंबा अरसा गुजर गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की औपचारिक जो शुरुआत होती है वो आप सभी जानते हैं गारसा द तासी से होती है। ये भी हमारे साहित्य या उसके इतिहास की एक विडंबना ही है कि इतना समृद्ध साहित्य होने के बाद भी, इतने सारे विद्वानों के होने के बावजूद भी हमारे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जो है वो विदेशी कलम से, विदेशी हाथों से ही शुरू होती है। एनीवे, विदेशी से ही शुरू, लेकिन पहला जो प्रयास हमें दिखाई देता है वो गारसा द तासी का है, जिन्होंने पहला औपचारिक रूप से, अगर इतिहास ग्रंथ कहें तो पहला उन्होंने ही लिखा। तो एक औपचारिक इतिहास की शुरुआत जो होती है वो तासी से होती है। उसके बाद कई सारे विद्वान आते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में। तासी के बाद आपके सेंगर आते हैं, मिस्र बंधु आते हैं, मौलवी करीमुद्दीन आते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं, बहुत सारे विद्वान आते हैं इतिहास लेखन के क्रम में। लेकिन एक प्रौढ़ता और परिपक्वता साहित्य इतिहास लेखन में जो आती है वो शुक्ल जी के आगमन के साथ आती है। जब रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है तो वहां से एक प्रौढ़ता आती है और साहित्य इतिहास लेखन का पूरा सिनेरियो जो है, पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाता है। तो इसलिए साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को यदि हम एक क्रमिक रूप से अध्ययन करने की बात करें कि हमें कैसे शुरुआत करना चाहिए, तो इसके लिए केंद्र बिंदु जो ठहरते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ठहरते हैं। वहीं से हमें शुरुआत करनी होती है। तो यदि शुक्ल जी को केंद्र में रखकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको साहित्य इतिहास लेखन के दौर में दो परिस्थितियां दिखाई देंगी। एक तो हम देखते हैं कि शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन, और एक है आपका शुक्लोत्तर। शुक्ल पूर्व परंपरा भी है, शुक्लोत्तर परंपरा। चूंकि इनके आने के बाद ये साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में
एक तरह से मील के पत्थर हैं, माइलस्टोन के रूप में इनको देखा जाता है, और यहाँ से एक पद्धति निर्धारित होती है इतिहास लेखन की। इसलिए वर्गीकरण जो किया जाता है इन्हीं को केंद्र में रखते हुए किया जाता है। तो इससे पहले के दौर को हम कहते हैं शुक्ल पूर्व दौर, और इसके बाद के दौर को हम कहते हैं शुक्लोत्तर दौर। अब शुक्ल पूर्व दौर की यदि हम बात करें तो यहां आपको दो प्रवृत्तियां दिखाई देंगी। जैसा कि औपचारिक इतिहास लेखन की बात हमने की कि ये होती है आपकी गारसा द तासी से। अब गारसा द तासी के लिखने से पहले आपने पढ़ा होगा, या बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी किए जाते हैं आपके सिलेबस में, आपके पेपर्स वगैरह में, कुछ वार्ता ग्रंथ लिखे गए, कुछ जीवन परिचयां लिखी गई कवियों की, साहित्यकारों की। तो उन वार्ता ग्रंथ या जो परिचयी हैं, जीवन परिचय से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इतिहास के लिए, इतिहास लेखन के लिए आपको बहुत सारा कच्चा माल मिल जाता है। उन ग्रंथों की सहायता से परवर्ती जिन्होंने औपचारिक साहित्य का इतिहास लिखा, औपचारिक रूप से लिखा साहित्य का इतिहास, उन लेखकों को बहुत सारी चीजें वहां से प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए वो ग्रंथ भी, चूंकि ये तासी से पहले के जो भी प्रयास हैं, इनको अनौपचारिक रूप में देखा जाता है। ये औपचारिक रूप से इतिहास लेखन इनका मकसद नहीं था। इनका मकसद था भक्त कवियों का जीवन परिचय देना, उनकी रचनाओं के बारे में कुछ बता देना, काव्य शास्त्रीय स्तर पर बता देना, या उनकी भक्ति भावना के बारे में बता देना। मूल उद्देश्य था उन भक्तों का परिचय देना। बावजूद इसके द्वारा, इस अनौपचारिक जो वार्ता ग्रंथ हैं या इस तरह के जो परिचयी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के द्वारा लोगों को, परवर्ती इतिहासकारों को बहुत सारी सुविधाएं मिली लिखने के लिए, आगे के कार्य के लिए। तो इसलिए इनकी भूमिका जो होती है, जो अनौपचारिक रूप से लिखे गए हैं, इनकी भूमिका भी साहित्य इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन ग्रंथों को साहित्य इतिहास लेखन की पूर्व पीठिका के संदर्भ में देखा जाता है। इन्हें एक तरह से ये माना जाता है कि ये साहित्य इतिहास लेखन की पूर्व पीठिका है, एक तरह से प्रीफेस है, उसका एक बैकग्राउंड तैयार किया गया है, और उसी बैकग्राउंड, उसी नींव के आधार पर आगे साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की जो महल, उसका जो एक बिल्डिंग खड़ा है, वो उसी के आधार पर खड़ा है। तो इसलिए इनकी चर्चा भी यहाँ पर क्या हो जाती है, वांछनीय हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग शुक्ल पूर्व के जो भी प्रयास हैं, उनमें दो तरह के प्रयास हैं। एक तो अनौपचारिक है, दूसरा औपचारिक है। अनौपचारिक में जैसे मैंने वार्ता ग्रंथों की बात की, और औपचारिक जो शुरुआत होती है साहित्य इतिहास लेखन की, वो तासी से होती है। तो वहां से हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर साहित्य इतिहास के अध्ययन के क्रम में एक तो पूर्ववर्ती जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनका अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद जो आरंभिक हैं उनके बारे में अनिवार्य हो जाता है पढ़ना। जैसे ग्रियर्सन का हो गया, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। मिश्र बंधु का हो गया, वहाँ से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। तासी का चूंकि पहला है तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ से भी आपके प्रश्न उठाए जाते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो शुक्ल जी का इतिहास हो जाता है। और उसके बाद जितने भी आपको साहित्य इतिहास ग्रंथ शुक्लोत्तर परंपरा में मिलेंगे, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया हो, चाहे वो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया हो, चाहे वो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया हो, चाहे अन्य इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया हो, उन सब की भूमिका अपरिहार्य हो जाती है हिंदी साहित्य को समझने और परखने के लिए। खास करके जैसे आप सभी के पास रेफरेंस बुक्स जरूर होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग शुक्ल जी को अवश्य पढ़िए, और शुक्ल जी को अच्छे से यदि पढ़ लेते हैं तो शुक्ल जी की जो उपादेयता है वो भक्तिकालीन साहित्य है। भक्तिकालीन साहित्य को बिल्कुल ही सही तरीके से समझने के लिए शुक्ल जी से बेहतर कोई अन्य पुस्तक या अन्य कोई संदर्भ ग्रंथ हो ही नहीं सकता। तो पहला काम तो ये होता है कि हमें शुक्ल जी को पढ़ना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों के पास डॉक्टर नगेंद्र की किताब देखने को आती है, स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ना। डॉक्टर नगेंद्र में खासियत ये है उनके इतिहास की कि उनका जो इतिहास है वो संपादित इतिहास है।
और उन्होंने लगभग सभी इतिहासकारों को अध्ययन करते हुए उसमें जो पहले विवाद थे, जिन जिन मुद्दों पर विवाद थे, उन विवादों को सुलझाने का प्रयास करते हुए अपने इतिहास को एक निष्कर्ष तक ले जाने का प्रयास किया है उन्होंने। तो छात्रोपयोगी, निसंदेह निर्विवाद रूप से छात्रोपयोगी पुस्तक है उनकी भी, नगेंद्र की भी। लेकिन पहले शुक्ल जी को अवश्य पढ़ेंगे, शुक्ल जी को पढ़ेंगे तो ज्यादा सहूलियत रहेगी, अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहां से हम लोग साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की ओर चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि साहित्य इतिहास लेखन की एक लंबी चौड़ी परंपरा है और शुक्ल जी के आगमन के साथ इसमें एक नया मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है और यहाँ से इतिहास जो है एक खास स्वरूप में दिखाई देता है, एक ठोस उसकी रूपरेखा बन जाती है, जिसके आधार पर परवर्ती साहित्य का अध्ययन बड़ा ही आसान, सरल और सर्वग्राही हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि इससे पहले, शुक्ल जी से पहले, औपचारिक तो तासी से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिन्हें कच्चे माल के तौर पे परवर्ती इतिहासकारों ने प्रयोग किया। अब उन ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा परिचय हम लोग ले लेंगे। इन ग्रंथों के क्रम में एक रचना का नाम आता है आपका भक्तमाल। भक्तमाल जो है इसका रचना काल 1585 ईस्वी बताया गया है। हालांकि आप अलग अलग ग्रंथों में इसमें जो रचना काल है इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको मिलेगा, क्योंकि इन ग्रंथों के रचना के संदर्भ में पुष्ट प्रमाण, रचना काल के संदर्भ में पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते। तो कई ग्रंथों में आपको अलग अलग, इनके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तिथियां निर्धारित की हैं। अब चूंकि इनके निर्धारण का कोई ठोस आधार नहीं मिलता, इनके रचना काल के निर्धारण के लिए जो विद्वान हैं वो मुख्य रूप से या तो भाषाई प्रवृत्ति को आधारगत करते हैं या कवि के जीवन वृत्त को आधारगत करते हैं। ये दो तीन चीजें, इन्हीं के आधार पर एक अंदाजा लगाया जाता है कि संभवतः इस रचना का रचना काल ये रहा होगा, क्योंकि ठोस प्रमाण तो है नहीं। तो एक सामान्य जो इसकी वो है वो 1585 ईस्वी मानी जाती है। और इस ग्रंथ के रचनाकार जो हैं वो हैं आपके नाभादास। नाभादास द्वारा जो ये रचना लिखी गई है इसमें आपको 200 कवियों की, इसमें आपको जो कवियों के परिचय मिलेंगे वो 200 कवि इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे। इन 200 कवियों में सिद्ध कवि भी हैं। सिद्ध कवि से मतलब जो बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म की जो वज्रयानी थे उन्हें सिद्ध कहा जाता था, तो उनका साहित्य मिलेगा, नाथों का साहित्य मिलेगा और भक्ति काल के भी कुछ रचनाकार जो हैं उनको भी इन 200 के अंदर समाहित किया गया है। इसका जो संस्करण उपलब्ध है, नागरी प्रचारिणी सभा में इसका जो संस्करण उपलब्ध है भक्तमाल का, उसके अंतर्गत आपको 214 छंद हैं। इसमें आपके 214 पद मिलते हैं, जिसमें आपके 200 कवियों का पूरा विवरण मिलेगा। अब ये जो ग्रंथ है इसकी ऐतिहासिक महत्ता ये है, इसका ऐतिहासिक, इसके अगर ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि जीवन वृत्त लेखन का आरंभ इस ग्रंथ से स्वीकार किया जाता है। मतलब ये पहली रचना है जहां से जीवन वृत्त लिखा जाना शुरू हुआ। तो यहां से आपने देखा होगा भक्तमाल से कई बार प्रश्न उठाया गया है, या तो इसका रचनाकार पूछ लेगा या फिर इसमें कितने कवियों का परिचय है ये पूछ लिया जा सकता है, या फिर तीसरी चीज इसमें कितने छंद हैं या कितने पद हैं। तो 214 हैं। और जो खास बात यह है कि चरित्र, जीवन चरित्र लेखन का जो आरंभ हुआ है वो यहीं से हुआ है, इस रचना से माना जाता है। क्लियर है? इसके बाद आप देखें दूसरी रचना। इस संदर्भ में दूसरी रचना जो है वो है आपकी कविमाला। कविमाला का जो रचना काल है वो है आपका
1655 ईस्वी, 1655, ये भी अनुमानित ही है, निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन सामान्यतः इस समय को ज्यादा प्राय इतिहासकारों ने प्रामाणिक माना है। तो इसका जो रचना काल है 1655 ईस्वी माना जाता है। और यह वृत्त संग्रह से मतलब कवियों का जीवन वृत्त जिसमें संग्रहित किया गया हो। तो ये वृत्त संग्रह संबंधी जो है आपकी पहली रचना है। इसके प्रणेता जो हैं वो हैं तुलसी राम। अब यहाँ कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, तुलसीदास, तो ये तुलसीदास नहीं है, ये कौन है, ये तुलसी राम है। तुलसी राम इस ग्रंथ में आपको 1443 ईस्वी से लेकर 1443 से लेकर के और 1663 ईस्वी के बीच के लगभग आपके 75 कवियों का जीवन परिचय और उनके बारे में जानकारियां जो हैं वो संग्रहित हैं। इस ग्रंथ की खास बात यह है कि ये ग्रंथ जो है ये अनुपलब्ध है, ये ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहां से भी प्रश्न, यहां से खास चीजें आपको, एक तो ये समय है तुलसीराम का, इस ग्रंथ में कवियों की जो संख्या है वो 1443, इस ग्रंथ में जो कवियों को लिया गया है वो 1443 से लेकर 1643 ईस्वी के बीच के हैं। तीसरी चीज इसमें जो खास है आपको ध्यान रखने की वो ये है कि इसमें आपको 75 कवियों का जीवन वृत्त संग्रहित है, ठीक है, और रचना ये क्या है, अनुपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो ग्रंथ है वो है आपका कालिदास हजारा। कालिदास हजारा जो है इसका जो रचना काल है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1718 ईस्वी माना जाता है। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कालिदास त्रिवेदी। अब यहाँ भी ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसके जो रचनाकार हैं वो कालिदास त्रिवेदी हैं, कालिदास नहीं। तो ये कालिदास त्रिवेदी हैं। इसमें आपको 1423 ईस्वी से लेकर के 1423 ईस्वी से लेकर के और 1718 ईस्वी तक के 212 कवियों की रचनाएं हैं। अब पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो इसमें आपको इन कवियों के 1000 पदों को संग्रहित किया जाता है, संग्रहित किया गया है। परवर्ती अगर इतिहास की अगर बात करें हम कि परवर्ती जो भी साहित्य इतिहास लिखे गए हैं उन इतिहासों में शिवसिंह सेंगर के द्वारा रचित जो इतिहास है शिवसिंह सरोज, उसके लिए ये आधार ग्रंथ है। तो ये ध्यान रखेंगे शिवसिंह सेंगर ने इसी ग्रंथ को आधारगत करते हुए अपना इतिहास लिखा सरोज। तो सरोज के लिए ये सबसे खास रचना है। नेक्स्ट अगली जो रचना है आपकी आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ कहें या गुरु ग्रंथ साहिब कहें, आदि ग्रंथ जो है इसे 1504 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने संपादित किया। संपादक हैं इसके आपके गुरु अर्जुन देव। इस ग्रंथ में मतलब इसमें यह नहीं है कि आपको सिर्फ जो वो संप्रदाय है उसी संप्रदाय से संबंधित हो, इसमें बहुत सारे भक्त कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। कबीर के जो पद हैं उनके पदों का प्रामाणिक संग्रह ये माना जाता है। कबीर के पदों के संग्रह बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन चूंकि उस दौर के जो भी संत कवि हैं सबकी भाषा शैली और सबकी अभिव्यक्ति एक जैसी है, तो इसलिए पदों को लेकर अक्सर दुविधा की स्थिति बनी रही कि कौन सा पद कबीर का है, कौन सा सिंगा का है, कौन सा रैदास का है। तो इस वजह से प्रामाणिकता के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से कबीर की वाणियों का जो प्रामाणिक संग्रह है वो यहीं से उठाया गया है, यहीं इसी को आधारगत करते हुए लिया जाता है, क्योंकि कबीर की प्रामाणिक रचनाएं इसमें आती हैं। जब भक्त कवियों की बात की जाए कि इसमें भक्त कवि कितने हैं, तो इसमें जो भक्त कवि हैं आपके वो हैं 16। इसमें 16 संत कवियों के काव्यों का संग्रह किया गया है। 16 संत कवि इसमें आते हैं। इसके बाद
वार्ता ग्रंथों की बात आती है, आप सभी जानते ही हैं 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दो ऐसे चर्चित वार्ता ग्रंथ हैं जो गोकुलनाथ के द्वारा लिखे गए हैं और इनका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1568। 1568 ईस्वी में ये दोनों ही वार्ता ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें वैष्णव भक्त कवियों का जीवन वृत्त संग्रहित है, उनकी रचनाओं के संदर्भ में है, उनके भक्ति स्वरूप की विशेषताओं का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ बन जाता है और इसमें भक्तों की जीवनी जो प्रस्तुत की गई है वो गद्य विधा में है, वो गद्यात्मक रूप में प्रस्तुत की गई है। बाकी उनके भक्ति स्वरूप या उनकी विशेषताओं को पद्य में भी लिखा गया है, लेकिन जीवनी जो है, उनका जीवन परिचय जो है वो गद्यात्मक रूप से आपको मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता हो गई, 252 वैष्णवन की वार्ता हो गई, या फिर इससे पहले जो हमने देखा भक्तमाल, कालिदास, हजारा, ये सब भी जो रचनाएं हैं, इनको आगे जब इतिहास लिखा जाने लगा तो इन ग्रंथों से काफी मदद ली गई, इसलिए इन ग्रंथों का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है और यही कारण है कि यहां से भी प्रश्न काफी उठाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो, कुछ पूछना चाहते हो तो। कोई क्वेरी? चलिए, मुझे लग रहा है कोई क्वेरी नहीं है। चलिए, अब औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया कि औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन का आरंभ जो माना जाता है वो गारसा द तासी से माना जाता है। गारसा द तासी जो है ये फ्रेंच विद्वान है, फ्रांसीसी विद्वान है, और इन्होंने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी, मतलब इसकी लैंग्वेज भी फ्रेंच है, फ्रेंच भाषा है, तो इसलिए इसका नाम भी थोड़ा सा अटपटा लगता है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी। ये इतिहास ग्रंथ जो है ये आपका दो भागों में प्रकाशित हुआ। इसका पहला भाग जो है 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जो दूसरा भाग है वो 1847 ईस्वी में। तो यहाँ ध्यान रखने की चीज, एक तो ये रचना का नाम पूछ लिया जाता है, दूसरा इसके दोनों भागों के प्रकाशन वर्ष कि कौन सा कब प्रकाशित हुआ। तीसरी चीज, इसका जो दूसरा संशोधित संस्करण है वो 1871 ईस्वी में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसका एक और संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ जो 1871 में हुआ और इसमें 3 खंड बने। जो तासी साहब का इतिहास है इसको आगे चल के लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से प्रकाशित करवाया। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका प्रकाशन लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस शीर्षक से कराया या इस शीर्षक से किस विद्वान ने इसका प्रकाशन हिंदी में कराया, क्योंकि इसकी मूल भाषा जो है वो क्या है, फ्रेंच है। तो इसमें जो जो खास चीजें हैं उन्हें, उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब इस जो भी साहित्य इतिहास है, अब जहां से हम लोग औपचारिक इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे वहां से हमारी चर्चा विशेषताओं पर ज्यादा होगी कि किस ग्रंथ की मुख्य विशेषता क्या रही है। तो इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो पहली चीज जो है, इसमें जो कवियों की प्रस्तुति है, रचनाकारों की जो प्रस्तुति है वो अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार है।
जैसे अंग्रेजी का जो वर्ण पहले आएगा, ए से होने वाले, ए से जिस कवि का नाम है वो पहले आएंगे, बी वाले बाद में आएंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से इसमें मतलब इतिहास बोध की कमी अगर हम बात करें तो यहाँ इतिहास बोध की कमी है, क्योंकि इतिहास बोध कालक्रम को आधार बनाकर चलता है। यहाँ अंग्रेजी अल्फाबेट यानी ये वर्ण क्रम के आधार पर लिखा गया इतिहास है। तो ऐतिहासिकता के लिए ये क्या कहेंगे, इसको एक सीमा के रूप में हम देखेंगे, एक कमी के रूप में देखेंगे। तो पहली चीज, इसमें जो कवियों का वर्णन है वो वर्ण क्रमानुसार है। दूसरी चीज जो है, इसमें हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा के कवियों को शामिल किया गया है। तीसरी चीज, इसके अंतर्गत 3224 ग्रंथों का उल्लेख आपको मिलेगा। ये जो ग्रंथ हैं 3224, वो 738 कवियों के ग्रंथ हैं। मतलब इसमें कवियों की संख्या जो है वो आपकी 738 है। 738 कवियों ने लिखा है, और इन 738 कवियों में से 72 कवि जो हैं आपके हिंदी भाषा के हैं। अन्य कवि जो हैं वो आपके उर्दू या अन्य भाषाओं के हो सकते हैं, ज़्यादातर उर्दू। तो 72 कवि ही इसमें हिंदी भाषा के हैं। तासी की अगली विशेषता यह है कि इन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिपियों की भी जानकारी समाविष्ट की है। उस समय जो भी लिपियां प्रचलित थी उन लिपियों के बारे में भी तासी साहब ने बताने का प्रयास किया है। उन लिपियों की भी जानकारी प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट चीज जो है, इन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य के, मतलब हिंदुस्तानी साहित्य बोले तो हिंदी उर्दू दोनों ही हिंदुस्तानी साहित्य का हिस्सा हैं, तो उसके काव्यात्मक महत्व को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। क्योंकि विदेशी भाषाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा, तो तासी साहब एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य जो है, हिंदुस्तानी साहित्य जो है, उसकी कविताओं के महत्व को रेखांकित और प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया अपने इतिहास ग्रंथ के माध्यम से। नेक्स्ट है, इनकी ऐतिहासिक दृष्टि पक्षपातपूर्ण मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि उर्दू के प्रति इनका झुकाव जो था वो अधिक था। उर्दू के कवियों को, उर्दू की रचनाओं को इन्होंने अपने इतिहास में ज़्यादा तवज्जो दिया है। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि इतिहास लेखन संबंधी इनका दृष्टिकोण जो है वो पक्षपातपूर्ण है, एक तरफा है। क्योंकि आपने देखा कि 738 टोटल कवि हैं। 738 कवियों में आप देख सकते हैं कि मात्र 72 कवि ही हिंदी भाषा के शामिल किए हैं इन्होंने। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि इनका जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो पार्शियल है, पक्षपातपूर्ण है। नेक्स्ट चीज, हिंदुई को, मतलब जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, हिंदुई को ये धार्मिक सुधारों की भाषा कहते हैं। इनका मानना है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे धार्मिक सुधार संभव है। तो ये इनके इतिहास ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी स्मरणीय बिंदु हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इन तथ्यों को आपको ध्यान रखना है खास करके, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद इसी क्रम में अगला नाम जो आता है वो आता है मौलवी करीमुद्दीन का। मौलवी करीमुद्दीन जो हैं इन्होंने तज़किरा-ए शुअराई हिंदी नाम से हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा। इस ग्रंथ का प्रकाशन जो हुआ वो 1848 ईस्वी में हुआ और ये दिल्ली कॉलेज के तत्वावधान में हुआ। इसमें 1004 कवियों का परिचय है, उनके बारे में जानकारी दी गई है और कुल मिलाजुला के इसमें नया बहुत कुछ नहीं था। तो इसका सिर्फ नाम और रेफरेंस ध्यान रखेंगे क्योंकि यह लगभग तासी के ग्रंथ का ही अनुवाद था, उसी का ही एक तरह से रूपांतरण था। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें कवियों का जो वर्णन है वो वर्ण क्रम के अनुसार न होकर के काल क्रम के अनुसार है। तो यहाँ जो खास चीज आपको ध्यान रखनी है वो बस ये है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है और इसमें वर्णन जो है वो काल क्रमानुसार है, जबकि तासी के
इस्तवार्ध लालित रेतर इंदु हिंदुस्तानी में वर्णन जो है वो वर्ण क्रमानुसार है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, एक और नाम आता है, महेश शुक्ल ने एक संपादित किया जिसका नाम है भाषा काव्य संग्रह। इसका जो संपादन वर्ष है 1873 ईस्वी है। इसे लखनऊ से प्रकाशित करवाया गया था। तो एक इस क्रम में ये नाम भी आता है भाषा काव्य संग्रह। इसके बाद जब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण नाम आता है इतिहासकार का शिवसिंह जो है इनका सेंगर का। शिवसिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज, ये काफी महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि आगे चलकर इस रचना का बहुत सारे इतिहासकारों ने प्रयोग किया है। शिवसिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में सरोज, खाली सरोज कहें चाहे शिवसिंह सरोज कहें, शिवसिंह सरोज शीर्षक से अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों को समाविष्ट किया गया है। इसमें 838 कवियों की रचनाएं हैं और 1003 कवियों के जीवन परिचय हैं। तो अब यहां पर देखिए 838 की रचनाएं और 1003 का जीवन परिचय, इनके परिचय हैं और इनकी जो है वो रचनाएं हैं। तो इसलिए मिला जुलाकर इसके लिए एक शब्द यूज कर लिया जाता है कि इसमें लगभग 1000 कवियों को समाविष्ट किया गया है। ठीक है। इसकी जो प्रस्तुति है, शिवसिंह सरोज की जो प्रस्तुति है वो भी वर्ण क्रमानुसार है। इसमें भी काल क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है। तो वर्ण क्रमानुसार होने के कारण यहां भी आप देखेंगे कि एक तरह से इतिहास बोध का अभाव झलकता है। हालांकि आगे चल के इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है। इसमें जो हिंदी के कवियों की संख्या है वो लगभग 70 के आसपास है इस ग्रंथ में। मतलब एक्यूरेट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस ग्रंथ में आपके हिंदी के जो कवि हैं वो हैं आपके 70 कवि। क्या नेक्स्ट अगला नाम जो आता है आपका वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब का आता है। यदि साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में पहले पुष्ट प्रयास, पहले प्रौढ़ प्रयास की बात की जाए तो वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का प्रयास। यहां से साहित्य इतिहास लेखन एक विशिष्ट दिशा में आगे की ओर निकल पड़ती है। तो अगर सबसे पहला कहा जाए कि प्रौढ़ प्रयास, परिपक्व प्रयास, प्रौढ़ तो नहीं कहेंगे, हाँ प्रौढ़ या परिपक्व प्रयास के रूप में इसको देख सकते हैं पहला, तो वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन साहब ने 1888 ईस्वी में 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, या ऐसा भी कह सकते हैं कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नॉर्दर्न लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। इस शीर्षक से इन्होंने इतिहास ग्रंथ की रचना की जिसका प्रकाशन जो हुआ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तत्वावधान में हुआ। उसकी एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में इसे एक पहला परिपक्व और निर्णायक प्रयास कहा जाता है। इसमें ग्रियर्सन साहब ने आधुनिक भाषाओं का वर्णन विशेष रूप से किया है। इसमें जो कवियों को शामिल किया गया है वो 951 कवि हैं, 951 कवि। अब कहीं कहीं किसी किसी विद्वान ने इसमें 952 कवि की भी बात की है। जैसे आप शुक्ल जी नगेंद्र को पढ़ेंगे तो उन्होंने 951 कवियों की बात की है। राम कुमार वर्मा जी को पढ़ेंगे तो उन्होंने ये लिखा है कि ग्रियर्सन ने 952 कवियों को समाविष्ट किया है। तो 951 या 52 ये दोनों ही संख्याएं आती हैं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग इसकी संख्या बताते हैं। ये थोड़ी बहुत जो इस तरह की स्थितियां हैं आपको साहित्य में
मिलेंगी कंफ्यूजन वाली, कोई 1000 बताएगा तो कोई 1001 बता देगा, कोई 998 बता देगा, लेकिन वो फिगर रहेगा उसी के आसपास। तो इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा ज्यादातर इस तरह के जो प्रश्न उठाए जाते हैं वो राउंड फिगर में ही पूछे जाते हैं। तो इसमें कवियों की संख्या जो है वो 951 के आसपास है। अब यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी सबसे पहली और खास चीज ये है कि इसमें जो साहित्यकारों का परिचय है वो कालक्रम के अनुसार है। अब कालक्रम के अनुसार डाल देने से ये रचना पूरी तरह से क्या बन जाती है, इतिहास सम्मत बन जाती है, इतिहास के मानकों के आधार पर लिखी गई रचना बन जाती है। तो पहली चीज कि इसका जो वर्णन है वो कालक्रम के अनुसार है। दूसरी चीज, इसमें संस्कृत, प्राकृत, फारसी और उर्दू इन सभी की रचनाएं एवं रचनाकारों को शामिल नहीं किया गया। मतलब प्राकृत, फारसी, उर्दू, इससे पहले हमने देखा कि पहले सभी रचनाकारों को शामिल किया जाता रहा, वस्तुतः उन्हें भारतीय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, फारसी के विद्वानों को, कवियों को, साहित्यकारों को यहाँ से अलग कर दिया गया। तो इन्होंने नेक्स्ट साहित्य के संदर्भ में इन्होंने युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण करने के साथ साथ साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण किया। युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण और साहित्य का विश्लेषण, ये दोनों ही बिल्कुल, इन दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध बनता है। किसी भी साहित्य का निर्धारण, किसी भी साहित्य का निर्माण युगीन परिस्थितियों के आलोक में ही होता है। तो उस दौर की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर समाज की चित्तवृत्तियों का निर्धारण होता है और समाज की चित्तवृत्तियों के अनुरूप साहित्य का सृजन होता है। तो इन दोनों में एक अन्योन्याश्रय संबंध है, अनिवार्य संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक संबंध से जुड़े हुए हैं। तो इन चीजों का विश्लेषण किया जाना साहित्य के मूल्यांकन का सही आधार बनता है। तो ग्रियर्सन साहब ने युगीन परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया और उसके आलोक में उस दौर में जो साहित्य लिखे गए उस साहित्य का भी विश्लेषण किया। नेक्स्ट चीज, इन्होंने आदिकाल जो नामकरण प्रसिद्ध है, शुक्ल जी वीरगाथा काल कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा, और चलने को प्रचलन के लिए आदिकाल सर्वाधिक प्रचलित है। कहीं कुछ विद्वान वीरगाथा काल भी लिखते हैं। अन्य इसके सबसे ज्यादा अगर नामकरण की बात होती है तो इसी कालखंड के हुए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त, सर्वाधिक लोकप्रिय नामकरण जो है वो आदिकाल है। शुक्ल जी के द्वारा दिया गया वीरगाथा काल है, लेकिन ग्रियर्सन साहब ने इसका नाम जो रखा था वो रखा था चारण काल। ग्रियर्सन साहब ने इस आदिकाल को चारण काल, चारण परंपरा थी कवियों की, इसलिए इस प्रवृत्ति को लक्ष्य करते हुए उन्होंने इसका नाम जो है वो चारण काल रखा। और ग्रियर्सन साहब ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्णिम दौर कहा, स्वर्ण युग कहा, और यह तथ्य आज भी निर्विवाद स्वीकार्य है। आज भी इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। ग्रियर्सन जो है अपने ग्रंथ में जो वर्णित तथ्य हैं, जिन भी तथ्यों का उन्होंने समावेश किया है अपने ग्रंथ में, उससे संबंधित संदर्भों की सूची भी इन्होंने प्रस्तुत की है कि कौन सा तथ्य हमने कहां से लिया है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इनके तथ्य जो हैं वो सारे के सारे तथ्य जो हैं प्रमाण के साथ हैं, अपने संदर्भ के साथ हैं कि कौन सा तथ्य कहां से उद्धृत किया गया है। नेक्स्ट, इन्होंने युगीन परिस्थितियां जो हैं, साहित्यिक परिस्थितियों, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं, इन्होंने युगीन परिस्थितियों के आधार पर पूरा जो साहित्य का इतिहास लिखा है, युगीन परिस्थितियों के आलोक में ही उसका विभाजन किया। और विभाजन करते हुए ग्रियर्सन साहब ने 11 कालखंड निर्धारित किए। इनके द्वारा जो निर्धारित
कालखंड हैं वो हैं चारण काल। चारण काल का एक समय ये निर्धारित करते हैं 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक। इसके बाद के जो भी कालखंड इन्होंने निर्धारित किए वो समय के अनुरूप ही नाम रख दिया, इसलिए उसके लिए कोई निश्चित समय सीमा का उल्लेख इन्होंने नहीं किया। तो यहाँ इनके कालखंड से ये ध्यान रखेंगे अक्सर, एक तो ये ध्यान रखेंगे कि 11 कालखंड बनाए इन्होंने। दूसरी चीज, इनके जो कालखंडों के नामकरण है वो रैंडम है, यादृच्छिक प्रणाली पर अवलंबित है, मतलब किसी निश्चित प्रणाली पर नामकरण इनका नहीं चल रहा है। जिस कालखंड के लिए इन्हें जो सुटेबल लगा वही नाम इन्होंने रख दिया, उसे किसी प्रणाली से नहीं बांधा कि इस आधार पर हम नाम दे रहे हैं या इस आधार पर दे रहे हैं। इन्हें जहां जो सुटेबल लगा उसी आधार पर नामकरण कर दिया। तो इस आधार पर आप देखते हैं 11 कालखंड है। पहला चारण काल है, उसके बाद 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण है, उसके बाद ब्रज का कृष्ण संप्रदाय है, मुगल दरबार है, तुलसीदास है, रीति काव्य है, तुलसी के परवर्ती कवि हैं, 18वीं शताब्दी है, कंपनी शासन में हिंदुस्तान है, और लास्ट में है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये इस तरह से 11 कालखंड हैं और इनके कालखंडों को देख के आपको पता चल रहा है कि इनके कालखंडों के नामकरण जो है वो किसी निश्चित प्रणाली पर नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि इनका कालखंड नामकरण जो है वो यादृच्छिक। ठीक है, आगे चलकर किशोर दास गुप्त ने इनके ग्रंथ का जो है वो हिंदी अनुवाद किया, जिसका शीर्षक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ये ध्यान रखेंगे, किशोर दास गुप्त ने इनका जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है उसका अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। अब इन्होंने जो जो अपने इतिहास ग्रंथ में अवधारणाएं या मान्यताएं प्रस्तुत की हैं, उन मान्यताओं में कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिन पर आगे चल करके विद्वानों ने सवाल खड़े किए, यानी वो मान्यताएं विवादों के दायरे में आ गई। अब वो कौन कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं इनके साहित्य इतिहास के जो आगे चल करके विवाद का विषय बनती हैं, तो उसमें से पहली चीज जो है, सबसे पहले भक्ति काल के आंदोलन के उद्भव की व्याख्या संबंधी जो विचार देते हैं ग्रियर्सन साहब, उस पर आगे चल करके विवाद हुआ। इन्होंने भक्ति आंदोलन के उद्भव को ईसाईयत के प्रभाव में उद्भावित माना। आगे चल करके प्रायः विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क दिए, अलग अलग कारण बताए। शुक्ल जी ने इस्लामी आक्रमण के प्रभाव स्वरूप उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे भारतीय चिंतन धारा का स्वतः स्फूर्त विकास माना है। जो मार्क्सवादी साहित्यकार हैं वो मार्क्सवाद के कारण इसका उद्भव मानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने आगे चलकर इस मत का पुरजोर खंडन किया है। तो एक तो विवादित मान्यता भक्ति काल के आंदोलन के उद्भव संबंधी जो इनके विचार हैं ग्रियर्सन साहब के, वो है। दूसरी चीज, मैथिली क्रेस्टोपैथी अपनी रचना में इन्होंने विद्यापति के पदों का जब मूल्यांकन किया तो ये विद्यापति को एक भक्त कवि के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनके पदों को भक्तिमय पद बताते हैं, श्रृंगारी पद नहीं बताते हैं, जिस पर आगे चल करके बहुत सारे विद्वान विद्यापति के पदों को लेकर आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। शुक्ल जी जो हैं इस बात का प्रथमतः विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि विद्यापति के पद जो हैं वो श्रृंगारी हैं। रामकुमार वर्मा का भी प्रकारांतर से यही मत निकलता है। तो अलग अलग इस विद्यापति के पदावली जो है उसके पदों की विषय क्या जो विषय है उस विषय को लेकर के आलोचक दो खेमों में बंट जाते हैं। एक वर्ग उनको भक्ति का पद कहता है और एक वर्ग उनको श्रृंगारी पद कहता है। ग्रियर्सन साहब ने श्रृंगारी पद कहा था। और यदि हम कहें कि सदी के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब आविर्भाव होता है तो सबसे पहले इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं, जो कि आप लोगों को भी याद होगा। जब इस बात का विरोध करते हैं तो लिखते हैं कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे इतने सस्ते हो गए हैं। ये कोट लगभग सभी बच्चों को याद रहता है, कई बार पूछा गया है। तो ऐसा लिखते हुए वो ग्रियर्सन साहब के ही इस मत का पुरजोर विरोध करते हैं। नेक्स्ट,
अगली जो सीमा इनके इतिहास लेखन की दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि ये बिहारी जो हैं, बिहारी सतसई वाले मुक्तक के कवि हैं, बिहारी को यूरोप का सबसे बड़ा कवि मान लेते हैं। बिहारी को यूरोप का सबसे बड़ा कवि मान लेना ये अपने आप में एक बहुत विवादास्पद मान्यता है, क्योंकि बिहारी मुक्तक के कवि हैं और एशिया ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा कवि मान लेते हैं। तो इस चीज का आगे चल के विरोध होता है। शुक्ल जी ही कहते हैं, शुक्ल जी ने ही विरोध किया है सबसे पहले। तो अगर देखें तो शुक्ल जी जो है, शुक्ल जी का जो है प्रबंध काव्य के प्रति विशेष आग्रह है, मुक्तक के प्रति विशेष आग्रह नहीं है। तो अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो शुक्ल जी किसी भी प्रबंधकार को ज्यादा महत्व देते हैं या प्रबंध रचना को देते हैं बनिस्बत मुक्तकार के। तो ये मान्यता भी आगे चल करके इनकी एक विदेशी बिहारी को लेकर के इनकी जो ये मान्यता है, ये मान्यता भी इनकी विवादित रही। नेक्स्ट अगर इनके कालखंड की बात करें तो कालखंड का जो इन्होंने नामकरण किया वो यादृच्छिक प्रणाली पर किया। ये भी अपने आप में क्या है, एक तरह से सीमा है, एक लिमिटेशन है। ये भी आगे चल करके विवाद का विषय। चौथी चीज इनके इतिहास लेखन की जो सीमा है वो ये है कि ये उर्दू को विदेशी भाषा की श्रेणी में रख देते हैं, जबकि आप सभी जानते हैं आधुनिक भाषा विज्ञान अब उर्दू को विदेशी भाषा नहीं मानती और हिंदी और उर्दू एक दूसरे से इतने अभिन्न हैं कि उसे विदेशी भाषा के रूप में रख देने से पूरा का पूरा साहित्य जो है उसकी महत्ता कम हो जाएगी, उसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो इनके साहित्य इतिहास लेखन की सीमाएं मानी जाती हैं, ये इनकी सीमा है। ठीक है, तो ये है आपके ग्रियर्सन साहब का इतिहास। इसके बाद आते हैं आपके मिस्र बंधु, उनका इतिहास आएगा इसके बाद। मिस्र बंधुओं का, मिस्र बंधुओं के इतिहास लेखन की बात करें, मिस्र बंधु जो हैं ये आपके प्रायः बच्चों को अब इनके नाम याद होंगे क्योंकि कई बार पूछ लिए गए हैं। ये 3 भाई हैं इसलिए मिस्र बंधु के नाम से लिखे जाते हैं। ये सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद शीर्षक से, मतलब मिस्र बंधुओं का विनोद कहा जाता है वो, तो विनोद शीर्षक से इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है। ये इतिहास ग्रंथ जो है आपका 4 खंडों में है। इसके प्रथम 3 खंड जो हैं वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हो जा रहे हैं और चौथा खंड जिसका कि संबंध आधुनिक काल से है वो प्रकाशित होता है 1934 ईस्वी में। तो पहले 3 खंड 1913 ईस्वी में और चतुर्थ खंड जो है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, एक तो कितने खंड में है, पहले 3 खंड कब प्रकाशित हुए, चौथा खंड कब प्रकाशित हुआ। अब उस समय के साहित्य इतिहास ग्रंथों का यदि आप अवलोकन करें तो उन सभी ग्रंथों में मिस्र बंधु विनोद जो है वो सर्वाधिक बृहत आकार का है, सबसे बड़ा है। इन्होंने जो काल विभाजन किया है, अगर कवियों की संख्या की बात करें तो मिस्र बंधु विनोद में लगभग आपके 5000 कवि शामिल किए गए हैं। मतलब अगर ऐसे कहें एग्जैक्ट फिगर में तो 4591 है, लेकिन राउंड फिगर में इसके लिए हर जगह 5000 ही लिखा रहता है या 5000 पूछा भी जाता है। तो इसमें 5000 कवियों को शामिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यह ग्रंथ जो है वो विशालकाय होगी। इनके काल विभाजन और कालखंडों के नामकरण की यदि बात करें तो इनके काल विभाजन का जो आधार है उसमें एक तो लग रहा है कि कुछ विभाजन या नामकरण जो इन्होंने किया है वो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया है और कुछ कालखंडों के नामकरण निर्विशेष प्रतीत होते हैं। निर्विशेष होने का मतलब ये हुआ कि ये नामकरण किसी आधार पर नहीं है, किसी विशेष प्रवृत्ति के सूचक नहीं है। जब नाम किसी विशेष प्रवृत्ति का सूचक होता है तो प्रवृत्तिगत नामकरण हुआ, और यदि नाम किसी कालखंड का
किसी विशेष प्रवृत्ति का सूचक नहीं है तो वो निर्विशेष हो गया। तो कुछ इनमें विशेष दिखते हैं और कुछ निर्विशेष दिखाई देते हैं। आगे चल के जो भी साहित्य इतिहास लिखा गया है उसके लिए ये बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। परवर्ती विद्वानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया है, भरपूर प्रयोग किया है। खासकर अगर शुक्ल जी की बात की जाए तो शुक्ल जी ने प्रायः कवियों के जो परिचयात्मक विवरण अपनी रचना, अपने इतिहास में दिए हैं, उसका उदाहरण उन्होंने मिश्र बंधु के विनोद से ही लिया है, मिश्र बंधु विनोद से ही आधारगत किया है। तो समझ सकते हैं कि जब शुक्ल जी के इतिहास के लिए ये एक आधार स्तंभ है, वहां से शुक्ल जी ने बहुत सारी चीजें ली हैं, तो इस ग्रंथ का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। अब साहित्य के मूल्यांकन की जहां तक बात है, तो साहित्य के मूल्यांकन का आधार जो इनका है मिश्र बंधुओं का, ये काव्य शास्त्रीय आधार रहा है। मूल्यांकन के आमतौर पे आप देखते हैं दो आधार, एक आधार होता है समाजशास्त्रीय और एक आधार होता है काव्य शास्त्रीय। समाजशास्त्रीय आधार से मतलब ये होता है कि कोई भी आलोचक जो है वो रचना का मूल्यांकन रचना की सामाजिक उपादेयता के आधार पर करता है, और काव्यशास्त्रीय पक्ष से मतलब ये होता है कि रचना का काव्यशास्त्रीय पक्ष कितना गठित है, कितना उत्तम है। और कतिपय विद्वान जो हैं वो इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, समाजशास्त्रीय और काव्यशास्त्रीय दोनों विशेषताओं को समन्वित करते हुए मूल्यांकित करते हैं। तो पूर्ण मूल्यांकन या पूर्ण समीक्षा जो होती है अपने आप में वही होती है जिसमें समाजशास्त्रीय और काव्यशास्त्रीय दोनों अवधारणाएं समाहित हों। लेकिन मिश्र बंधुओं की जो अवधारणा है वो एकांगी है, वो किसी भी रचना को उसके काव्यशास्त्रीय महत्व के आधार पर मूल्यांकित करते हैं, मतलब काव्यशास्त्रीय स्तर पर यह रचना कितनी उत्तम है, किस स्तर की है। तो इनके मूल्यांकन का आधार जो है काव्यशास्त्रीय है। इनका जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उसके 5 मुख्य खंड किए गए हैं इनके द्वारा, और उन 5 मुख्य खंडों में पहले 3 जो हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इनको 2-2 उपखंडों में विभाजित कर दिया गया है। तो इस प्रकार कुल देखते हैं तो 8 खंड बन जाते हैं। मुख्य जो हैं वो 5 खंड हैं, पहले 3 के 2-2 उपखंड किए जाने के कारण 8 खंड बन जाते हैं। तो मुख्य 5 खंड और कुल 8। इसमें पहला जो है आरंभिक काल, इसको भी 2 भागों में मिश्र बंधुओं ने बांट दिया है। आरंभिक काल को देखिए पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल में बांट दिया। दूसरा जो है इनका माध्यमिक काल, ये भी 2 भागों में बढ़ जाता है इनका, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। तीसरा जो है वो पूर्व अलंकृत, उत्तर अलंकृत। चौथा 5वां जो है परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इसमें वर्गीकरण नहीं है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कुल 5 और टोटल 8 है। ये आरंभिक काल जिसको हम आदिकाल के रूप में पढ़ते हैं, ये माध्यमिक काल जो भक्ति काल का स्वरूप है, अलंकृत काल जो रीतिकाल के रूप में हम पढ़ते हैं, परिवर्तन काल जो है ये रीतिकाल और आधुनिक काल के बीच का वो दौर है जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और बहुत सारे परिवर्तन, जहां पर रेनेसां की शुरुआत होती है, एक तरह से नवजागरण आता है, वो दौर इसके अंतर्गत लिया गया है। वर्तमान काल जो है ये, जहां से हम भारतेंदु युग पढ़ते हैं वहां से आपका वर्तमान काल एक तरह से हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने वर्गीकरण किया मिश्र बंधुओं ने। इसके बाद एक और इतिहासकार का नाम आता है रामनरेश त्रिपाठी, जिन्होंने कविता कौमुदी 2 भागों में लिखा। इसका पहला भाग जो है वो 1917 में प्रकाशित है। पहले भाग में 89 कवियों को शामिल किया गया है, और कविता कौमुदी का जो दूसरा भाग है वो 1926 में प्रकाशित हुआ, जिसमें आपके कवि जो हैं वो इसमें जो कवि हैं आपके 49 हैं, और दोनों मिलाकर के कवियों की संख्या जो बनती है इसमें 138 बन जाती है, 138 कवि बन जाते हैं। तो आज की क्लास यहां तक मैं रखता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास अब आगे शुक्ल जी, द्विवेदी जी आदि को पढ़ना है, तो थोड़ा सा आप लोग शुक्ल जी को एक बार देखेंगे। अगली क्लास में हम शुक्ल जी को पढ़ेंगे, द्विवेदी जी को मतलब
खास करके शुक्ल जी को एक बार जरूर देख लेंगे पहले क्लास से। और यहाँ तक अगर किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ आप लोगों का सजेशन हो, आप लोगों को कुछ ये लगा हो, तो प्लीज शेयर करेंगे अपनी बात। ठीक है, फिर आज की क्लास में समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।